तो आज की जो हमारी ये क्लास है एम्स मेडिकल सोशल वर्क की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के एम्स में 10 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसी के संबंध में हम सभी लोग यहाँ समाजकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं और हम लोग अर्जित भी कर रहे हैं। यहाँ आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ एम्स मेडिकल सोशल वर्क में थेरेपी के बारे में, यानी चिकित्सा के बारे में। चिकित्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो पूछा जाता है। एक बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बता दूँ कि थेरेपी है क्या चीज़, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान भी रखिएगा। थेरेपी को ही चिकित्सा कहा जाता है और आपको बता दूँ कि एक स्वास्थ्य समस्या का उपचार है ये चिकित्सा, है ना। आमतौर पर एक चिकित्सा के बारे में अगर हम बात करें तो वो डायग्नोसिस शब्द को भी आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि डायग्नोसिस यानी निदान। अब आपको बताऊँ तो अलग अलग प्रकार की थेरेपी होती है ना। उपचार करने का तरीका भी अलग अलग तरीके से होता है। अब व्यक्ति के अंदर समस्याएं कौन सी हैं, उसी समस्या के आधार पे उसको थेरेपी दी जाती है। तो थेरेपी कई टाइप की होती है और अगर हम बात करें वैसे में जैसे कि देखभाल के स्तर पर, ठीक है, और एक थेरेपी होती है होम केयर के आधार पर, ठीक है। एक होता है जिसको आप प्राथमिक देखभाल बोलते हैं, माध्यमिक देखभाल बोलते हैं, ठीक है। और भी सीबीटी है आपकी, ठीक है। बहुत सारी थेरेपी हैं। अभी उन थेरेपी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1800 में ये थेरेपी स्टार्ट किया गया था। 1800 के अगर दशक पूछेगा कि ये कब आया था थेरेपी के बारे में, तो थेरेपी का जो आविष्कार हुआ था सन 1800 में हुआ था, ठीक है। 1800 में इसका आविष्कार हुआ और इसके जो संस्थापक रहे थेरेपी के, उनका नाम था फ्रांज मेस्मर, इनका नाम था। इन्होंने ही 1800 के दशक में थेरेपिक जो शब्द है इसका प्रयोग किया था, ठीक है। सिगमंड फ्रायड की भूमिका आई बाद में। इन्होंने भी थेरेपी के आधार पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत किए थे। अब थेरेपी होती क्या है, तो अगर मैं आपसे बात करूं, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम आम तौर पर प्रयास करते रहते हैं। अगर हम शरीर की परिकल्पना एक पेड़ के रूप में करें तो थेरेपी को पेड़ को मजबूत स्तंभ और उपचार की शाखाओं के रूप में दर्शाया जा सकता है ना। तो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए उपचार और थेरेपी दोनों की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जब हमारा शरीर किसी बीमारी के लक्षण दिखाना शुरू कर देता है तो ऐसे में हम सभी लोगों को उपचार की आवश्यकता पड़ती है और उसी के आधार पर हम उसे स्वस्थ बनाने के लिए हम थेरेपी के सहारा लेते हैं या उसकी मदद लेते हैं, ठीक है। तो ये थेरेपी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने मानसिक स्वास्थ्य से अभिभूत महसूस कर रहा है, उपचार एक जीवन रक्षक समाधान हो सकता है। थेरेपी आपकी भावनाओं के माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का अवसर है जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप इस प्रक्रिया में नई मुकाबला करने की रणनीति भी विकसित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब टेक्निक आप इसमें यूज कर सकते हैं। नई नई टेक्निक आप लगा सकते हैं, नए नए रणनीति बना सकते हैं, नए नए कौशल लागू कर सकते हैं ताकि जो सेवार्थी है उसको सक्षम बनाया जा सके। वहाँ कई अलग अलग प्रकार की चिकित्सा भी है। थेरेपी किसी को अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने और प्रबंधित करने में मदद भी करती है, जबकि विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग तरह के काम भी करती है। तो समस्या जिस तरीके की होगी उस तरीके की थेरेपी भी दी जाएगी उसे, है ना। तो ये सभी स्वस्थ मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने के पर जो है ध्यान भी केंद्रित करती है, या आप ये कहिए कि इस पर जो है ध्यान भी केंद्रित होता है, ठीक है। तो ये थेरेपी है। इसके बारे में आप सबको भली भांति तरीके से मालूम भी होना चाहिए कि थेरेपी कितने टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल भी होती है, ग्रुप थेरेपी भी होती है, कपल थेरेपी भी होती है, बिहेवियर थेरेपी भी होती है ना। बहुत सारी थेरेपी यहाँ पर जो है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो प्रत्येक प्रकार की जो चिकित्सा होती है उन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए है जो विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि एवरी टाइप ऑफ थेरेपी इज़ टू हेल्प इंडिविजुअल हु स्ट्रगल विथ ए स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। तो जो भी समस्याओं से या विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जो व्यक्ति जूझ रहा है उन व्यक्ति की समस्याओं में मदद करने के लिए इन थेरेपी का हमें
प्रयोग करना चाहिए। और ये बेसिकली व्यसन या अवसाद जैसे जीवन की कई चुनौतियों के दौरान आने वाली तनाव से निपटने के लिए आप चिकित्सा का उपयोग भी कर सकते हैं। और ये जीवन की चुनौतियां, रिश्तों, कैरियर में बदलाव और पारिवारिक मामलों और बहुत कुछ ऐसे एक्टिविटी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये थेरेपी का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी से ये थेरेपियों के बारे में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इसमें थेरेपी। मैं आशा भी करता हूँ कि थेरेपी के बारे में आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। तो कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, है ना, इसकी भूमिका अहम मानी जाती है थेरेपी की, है ना। आगे अगर हम बात करें, अच्छा, इसमें भी आपको दो बातें ये भी ध्यान रखना है कि 1800 के दशक में ये जो थेरेपी है वो लाई गई थी, और किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखना है, फ्रांज मेशकर के द्वारा लाई गई थी, मेशमर के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। इस थेरेपी में सबसे अगर अहम कोई भूमिका निभाता है तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, और एक आपको ध्यान रखना है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, डायलेक्टिकल, जिसको DBT कहा जाता है, चाहे तो आप नोट भी कर लीजिए सभी लोग, DBT। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर। ठीक है, इससे सवाल भी कभी कभी फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाता है ना, तो उसको आप ध्यान से, CBT आपको तो याद ही होगा, बिहेवियर थेरेपी। इसके बारे में बात अभी हम लोग करेंगे, ये क्या होता है, DBT क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, माइंडफुल बेस्ड एक कॉग्निटिव थेरेपी होता है, एक फिजिकल थेरेपी होता है, बहुत सारी थेरेपी होती हैं। इन थेरेपी के माध्यम से सेवार्थी को सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया भी था कि थेरेपी कई टाइप की होती है ना। थेरेपी के कई टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इंडिविजुअल थेरेपी होता है, ग्रुप थेरेपी होता है, कपल थेरेपी होता है, बिहेवियर थेरेपी होता है, और एक अभी भी मैंने आपको बताया डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी होता है, पॉजिटिव थेरेपी होता है। इन सारी थेरेपी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर हम देखें तो चिकित्सा कई प्रकार की हैं, और आपको किस प्रकार की चिकित्सा दी जाती है या आपकी मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ थेरेपी। ठीक है, एंड टाइप यू रिसीव डिपेंड ऑन योर मेंटल हेल्थ नीड पर, है ना। तो डिपेंड किस पे करता है, आपकी मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पर। ठीक, उसी के आधार पर इसको दी जाती है। तो एक है व्यक्तिगत थेरेपी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल थेरेपी। अब व्यक्तिगत थेरेपी होती क्या है, तो व्यक्तिगत थेरेपी इस प्रकार की चिकित्सा है कि किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकती है, और इससे लोग को अपने जीवन के मुद्दों पर काम करने में मदद भी मिलती है, और यह समय समय पर हर किसी के बारे में चिंता करने के बजाय है, या मैथुन या कौशल के निर्माण और भावनाओं को अच्छी तरह से समझने पर केंद्रित होता है। ऐसा इसलिए कि ताकि किसी व्यक्ति को यह महसूस ना हो कि वे एक तूफानी समुद्र में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो थेरेपी है ना, ये एड्रेस द प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल हैज दिस हेल्प करता है पीपल वर्क, और ये बेसिकली देयर ओन पर्सनल इश्यूज पर। ठीक है, तो ये केवल पर्सनल पर बातें करेगा, व्यक्तिगत बातें करता है। ऐसा नहीं कि आप चाहें तो यहाँ पर और भी चीज़ों को, ग्रुप को शामिल कर लो, 3-4 व्यक्ति को शामिल कर लो, तो वो नहीं होगी आपकी व्यक्तिगत थेरेपी। जब कभी आप किसी सेवार्थी के बारे में व्यापक लेवल पर उसका अध्ययन कर रहे हो, और उसके अध्ययन के साथ साथ उसका डायग्नोसिस भी कर रहे हैं, तो वह आपकी जो एक्टिविटी कहलाएगी वो व्यक्तिगत थेरेपी कहलाएगी, है ना, वो इंडिविजुअल थेरेपी आपकी कहलाएगी। ठीक, अगर हम बात करें, एक हमारे सामने आता है ग्रुप थेरेपी, जिसको हम लोग समूह चिकित्सा बोलते हैं, आप ग्रुप में देते हैं। ठीक है, तो समूह चिकित्सा इस प्रकार का चिकित्सा है कि उन लोगों के लिए है जो अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक्सपेंडेड देयर सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सामाजिक दायरे को रिप्रेजेंट करता है। एक बात इसको ध्यान रखने का, या उन लोगों के लिए भी है जो समान मुद्दों से निपटने वाले अन्य लोगों के साथ अधिक निकटता से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये बात भी कह सकते हो कि जहाँ पर कनेक्ट है मोर क्लोजली विथ अदर डीलिंग विथ सिमिलर इश्यूज, जहाँ पे आपके समान समस्याएं देखने को मिल रही है, या आप ये कह लीजिए कि समान एज के बच्चे मिल रहे हैं, समान एज के युवा व्यक्ति मिल रहा है, या वृद्ध व्यक्ति मिल रहे हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात अगर आप करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे को रिप्रेजेंट करता है। एक
कोई पर्टिकुलर सामाजिक दायरे ही नहीं, हो सकता है कोई कॉमन समस्याएं हों, उन समस्याओं को हम ग्रुप के माध्यम से सोल्यूशन करें। अब उसमें अगर किसी एक व्यक्ति पर अगर आप काम करेंगे ना, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल थेरेपी कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, इंडिविजुअल थेरेपी कहलाएगी। तो जैसे कि इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, नशे की लत से मुक्ति कराना है किसी बस्ती को, है ना, या किसी समुदाय को, या आप ये कह लीजिए कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसका समुदाय में, ठीक है, रिश्तों में कठिनाइयाँ आ रही हैं आदि, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो समूह बड़े समूहों से भिन्न हो सकता है या काफ़ी पर अधिक साप्ताहिक बैठक पर हर दिन मिलते रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये लार्ज ग्रुप होता है, ठीक है, और इसमें मीट डेली ऑल द वे डाउन और स्मॉल वीकली मीटिंग ओवर, बेसिकली यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी के रूप में, जैसे अगर हम कहें कोई बैठक हुआ, मिनट्स हुआ, साप्ताहिक मिनट्स हुआ, है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं का एक प्रकार से डील करते हैं या समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप के माध्यम से है। अब उस ग्रुप में क्या क्या समस्याएं हैं उसी के आधार पर फिर हम उसको निदान भी करते हैं, डायग्नोसिस भी करते हैं। उसके बाद आपका आता है एक कपल थेरेपी। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए, इसके बारे में अभी व्यापक लेवल पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। कपल थेरेपी क्या होती है, कपल थेरेपी को बेसिकली मैरिज थेरेपी के नाम भी कहीं कहीं इसको लिया जाता है। और कपल थेरेपी इस प्रकार की थेरेपी होती है कि कपल की मदद करता है इसमें, है ना। अब यहाँ पर आपको साफ शब्दों में प्रश्न में लिखा रहेगा कपल थेरेपी वगैरह, ऐसा नहीं कि ग्रुप। तो मैंने आपसे कहा ना दो से अधिक, दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे दो लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कि ये ग्रुप थेरेपी बन गई, है ना। वो प्रश्न आपको बताएगा, वो इंडिकेट कर देगा कि ये कपल थेरेपी है, ठीक है। यह सीखने के लिए है कि यह कैसे बेहतर संवाद किया जाए और किसी के रिश्ते की समस्या के माध्यम से काम किया जाए, या उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो महसूस करते हैं कि उनका महत्वपूर्ण अन्य उनके लिए भावनात्मक रूप से या उनके विपरीत नहीं है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दो मतलब एक रिश्ते में टकराव हो जाता है या दरार पड़ जाती है ना। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कपल थेरेपी को यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बात हो, जब डिवोर्स वगैरह होता है, तलाक वगैरह होता है, तो उससे पहले वकील क्या करते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं ताकि ये डिवोर्स ना हो, है ना। आपको मालूम होगा अगर आप लोगों ने ऐसे केसेस देखे होंगे तो। बट इसी तरीके की जो प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है, तो मेडिकल सोशल वर्कर भी यही प्रक्रिया संचालित करता है। या करीबी रिश्तों में दोस्तों के लिए भी है जो एक दूसरे से बातचीत गतिशीलता में सुधार करना चाहते हैं। शादियों का अक्सर पादरियों या पादरी सदस्यों द्वारा संदर्भित किया जाता है। जब परामर्श मुद्दों के साथ मदद नहीं करता है तो ये मुद्दे अंतर्गता या संचार, बेवफाई आदि जैसी प्रक्रिया यहाँ पे संचालित होती है। तो एक प्रकार की आप समस्या के रूप में इसको देख सकते हैं। मनोचिकित्सक यानी आप कभी कभी अवसाद या चिंता से जूझ रहे लोगों का रेफ़र भी कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं, आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो आप किसी और को भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पारंपरिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, देखिए ये भी अगर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि यह एक जो एंटी डिप्रेसेंट जो काम नहीं करता, ये बेसिकली भावनात्मक क्रियाओं से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इमोशनल चीज़ों को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जो है कपल थेरेपी में, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जिन्हें समय के साथ गहन अन्वेषण की आवश्यकता होती है, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो कि खोज की ज़रूरत पड़ती है कपल थेरेपी में, है ना। मतलब एक प्रकार से ये दरार कहाँ से आया है, ये रीजंस क्या है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक जो कारक होता है कपल थेरेपी में भी ये मौजूद होता है, ठीक है। तो कपल थेरेपी भी होती है, ग्रुप थेरेपी आप जान समझ गए हैं, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग होते हैं तो उनमें दी जाती है। और फिर उसके बाद आपको अगर हम बात करें इंडिविजुअल थेरेपी, जहाँ पर ये थेरेपी किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये दो, और एक तीसरी थी कपल थेरेपी, इसके बारे में आप लोगों ने देख लिया। आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और थेरेपी आती है, बिहेवियर चिकित्सा आती है, जिसको आप लोग बोलते हैं बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी की भूमिका रही है तो ज़्यादातर अगर हम लोग देखते हैं तो जीन पियाजे जैसे विद्वान की भूमिका रही है ना। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, ठीक है, इसी को बिहेवियर थेरेपी में ही रिप्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार का जो चिकित्सा होता है वो उपयोग हम व्यक्तियों को समझने में और मदद करने के लिए करते हैं कि कुछ खास तरीक़ों से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, या कभी कभी कठिन भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ
लगातार होने वाले दो चीज़ों के बीच में केवल एक समाधान, कारण या प्रभाव संबंध के बजाय किसी के कार्यों के पीछे अक्सर कई कारण होते हैं। यह इस प्रकार या इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे विचार, भावनाएं, शारीरिक संवेदनाएं आदि कुछ ऐसी क्रियाओं को जन्म देता है। तो इस प्रकार की बात पर भी निर्भर करता है कि कोई चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, उसके पैटर्न या शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदल कर हम क्या करते हैं, उसको बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिपेंडेंट या हमारा जो फोकस होता है वो बेसिकली बिहेवियर थेरेपी पर ही होता है, व्यवहार चिकित्सा पर ही होता है। ठीक है, तो व्यवहार चिकित्सा का जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए जो अनुकूलित व्यवहार हैं या अनुकूलित व्यवहार हैं उसको परिमार्जित करने की बात करता है। मतलब समाज में जो अवांछनीय व्यवहार है उसको बदलने की बात करता है, परिमार्जित करने का बात करता है। तो ऐसे व्यवहार से संबंधित जो संज्ञान या संवेग हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप समझ ही रहे होंगे आप सभी लोग, है ना। तो दोषपूर्ण अनुबंधन या प्रतिरूप या दोषपूर्ण अधिगम या दोषपूर्ण चिंतन या विश्वास, ऐसे व्यवहार यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग व्यवहार चिकित्सा प्रोवाइड कराते हैं। तो कहीं ना कहीं यही जो व्यवहार चिकित्सा है इसी में एक आता है अस्तित्वगत या आप कह लीजिए अस्तित्व परक एक चिकित्सा होती है। ये बेसिकली आजकल बिहेवियर थेरेपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। पूछा जाता है कि अस्तित्व परक जो चिकित्सा है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो शेरोन किरकेगार्ड के द्वारा दिया गया है। ये कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, और बिहेवियर थेरेपी में अगर बात करें तो BF स्किनर का नाम आप सभी लोग लगाइएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था DBT के बारे में। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक बिहेवियर थेरेपी इसको बोला जाता है या व्यवहार थेरेपी कहा जाता है, चिकित्सा कहा जाता है। इस प्रकार का चिकित्सा मूल रूप से व्यक्तियों के लिए विकसित की गई है। ठीक है, जिसके पास सीमावर्ती व्यक्तित्व विकार होता है, लेकिन इनके जरिए होने के बाद, इनके जारी होने के बाद अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिसमें आत्महत्या का विचार हो गया, आत्मचोट की प्रवृत्ति हो गई, अन्य मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां हो गई या व्यसन की समस्या हो गई। ये जो सारी चीज़ें शामिल की गई हैं वो DBT भी शामिल की गई हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। DBT में भी DBT क्या होता है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होता है ना। ये बेसिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, सीमावर्ती व्यक्तित्व जो विकार होता है ये बेसिकली DBT को ही रिप्रेजेंट करता है। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बट हैज़ नॉट यूज्ड मोर बॉर्डरली। ठीक है, साइलेंस इट्स रिलाइज इंक्लूड करता है ये। ठीक है, तो इसमें एक अहम भूमिका निभाता है DBT। ठीक है, तो इसमें आत्महत्या का विचार हो गया, आत्मचोट की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में जो उसके बीच में जो व्यसन है, जो समस्याएं हैं, उनको शामिल किया गया है DBT में। अब DBT एक व्यक्ति के समय से पहले ट्रिगर्स की पहचान करने और कठिन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से निपटने के तरीके सीखने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा यह देखता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र जैसे किसी के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, रिश्ते इत्यादि कैसे संतुलित और प्राथमिकता दी जाए। तो ये इसकी जो भूमिका होती है वो DBT में होती है ना। तो ये आप एक लाइन केवल इसमें याद रखिए, DBT बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ये रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होता है ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसको आप सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये मानसिक बीमारी है जो लगभग 1.6% आबादी को प्रभावित करती है, जिससे सिजोफ्रेनिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये DBT का ही पार्ट है, सिजोफ्रेनिया, और द्विध्रुवी विकार है उससे संबंधित या अधिक प्रचलित होता है ना। तो इसमें जो है मनोदशा अस्थिर हो जाती है, आवेग संबंधों को बनाए रखने में कठिनाई हो जाती है, विकृति आत्म छवि हो जाती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं DBT को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यहाँ पर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बॉर्डरलाइन व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है अगर व्यक्ति, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये DBT को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कठिन बना देता है ये। जब किसी को सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार होता है तो उसकी जो भावनाएं होती हैं वो जल्दी से बदल सकती हैं और वे अपने जीवन के कुछ पहलुओं को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो उसको हम लोग
डीबीटी का नाम दे देते हैं, या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम दे देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। जैसे परित्याग का तीव्र भय होना, ये कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लक्षण है, ठीक है। खराब स्व छवि का होना, ठीक है। छवि, स्व छवि का मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे। स्व छवि क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? पुअर सेल्फ इमेज, हाँ, पुअर सेल्फ इमेज को कहते हैं, ठीक है। तो मेनी पीपल विथ देयर डिसऑर्डर हैव अ पुअर सेल्फ इमेज, कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है किसको, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो हैं एक प्रकार के लक्षण के रूप में हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। क्रोध हो गया, ठीक है, आत्मघाती विचार हो गई या प्रवृत्ति आ गई, ये भी आता है आपका, ठीक है। बॉर्डरलाइन जो विकार होता है, लोग अक्सर मानते हैं कि अन्य लोग उन्हें पाने के लिए बाहर हैं और उनके दुर्भाग्यवश पूर्ण इरादों का हिंसा या आक्रामकता को बहाने के रूप में उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एंजाइटी डिसऑर्डर भी आ सकता है, सुसाइड भी आ सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ सकता है, ईटिंग डिसऑर्डर भी आ सकता है ना, टेंडेंसी हार्म ऑन सेल्फ भी आ सकता है। बहुत सारे बॉर्डर लाइन के जो है यहाँ पर हमें विकार देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो ये आपका पर्सनालिटी हो गया, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें तो एक आता है सीबीटी जो होता है संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी होता है। इसके बारे में आप सबको भली भांति तरीके से मालूम होगा, मैंने आप लोगों से कई बार बताया भी है ना। तो जो संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी होता है उन लोगों को मदद कर सकती है ये जो अवसाद या चिंता से जूझ रहे होते हैं, जो अवसाद और चिंता से जूझ रहे होते हैं। यह तब फायदेमंद हो सकता है जब किसी व्यक्ति को ध्यान दीजिएगा मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग सीबीटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सीबीटी लोगों के अगर हम बात करें मैथुन कौशल की बात करता है ये, ठीक है, मैथुन कौशल की बात करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो शराब पीने या अन्य दवाओं का उपयोग करके स्व औषधियों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये बेसिकली जो सीबीटी है हेल्प करता है पीपल लर्न कॉपीज स्किल पर, है ना, दैट प्लेस द नीड सेल्फ मेडिकेट बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल हो सकता है कि नहीं, और यूजिंग अदर ड्रग्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सामान्यतः अगर हम देखें तो यह दृष्टिकोण अतीत से पुराने घावों को खोदने के बजाय वर्तमान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि मनोगतिक उपचार करता है ये, या अब दैनिक जीवन की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए या उसके तरीके खोजने की दशा में ये काम करता है, ठीक है। मदद मांगने में भी पहले या किसी संकट की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो क्लाइंट यानी सेवार्थी और चिकित्सक एक साथ काम करते हैं यहाँ पे सीबीटी में, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सीबीटी इम्पोर्टेंट है। आपके पेपर में भी सीबीटी से प्रश्न पूछा जा सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर या बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है संज्ञानात्मक बिहेवियर थेरेपी? आप सिंपल सी बात है, आपके विचार विश्वास व्यवहारों को बदलने का एक तरीका है ये, जिससे आपको अधिक सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने में मदद मिल सके या सहायक वातावरण में सामान्य विशिष्ट जो लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों के साथ मदद करता है सीबीटी, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग। और सीबीटी एक प्रकार की थेरेपी है जो लोगों को अपने विचार बदलने में मदद करती है और या उन्हें बुरी बातों के बारे में सोचना बंद करने में मदद करती है, ताकि वे दुखी और पागलपन वाली जो क्रियाविधि होती है उसको अपना ना पाएं ये लोग। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपको कम तनावग्रस्त, उदास या दोषी महसूस करने में मदद करेगी, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ये सन 1976 में बेसिकली इसकी अनुभूति की जब अवधारणा दी गई थी तो 3 ऐसे स्तर थे जिनको रेखांकित किया गया था। 3 स्तर कौन थे सीबीटी का? एक मूल विचार था, आपका मूल विचार था। दूसरा आपको बताएं तो बेकार धारणाएं थी और जो तीसरा था वो नकारात्मक स्वचालित विचार था, ठीक है। तो ये 3 बातें थी इसमें,
अब इसके लिए जब हम यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम बात करें टेक्निक वगैरह में, तो कई टेक्निक होता है, माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन होता है, हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। संज्ञानात्मक विकृतियाँ होती हैं, हम उसको शामिल कर लेते हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह के लोग चीज़ों के बारे में जो सोचते हैं, केवल अच्छा या बुरा देखते हैं, है ना, उनके अंदर ले लेते हैं, तो उन चीज़ों में काम भावनात्मक तर्क करने पर बल देता है ना। एक्सपोजर टूल्स की भूमिका भी इसके अंतर्गत आती है ना। रोल प्ले की भी भूमिका इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात यही करता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सकारात्मक सोच, ठीक है। गतिविधियाँ निर्धारण भी करती है, क्रेडिट सूची की तकनीकी बनाता है ये CBT, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है CBT में भी। और आगे अगर हम बात करें तो एक आता है मानवतावादी चिकित्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपी भी। ये होता क्या है, आप इसको ध्यान रखिएगा। मानवतावादी चिकित्सा यह एक प्रकार का चिकित्सा है जो संबंध बनाने पर केंद्रित है, या चिकित्सक और सेवार्थी के बीच होता है, या विशिष्ट समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय या आत्मनिरीक्षण के माध्यम से और आत्म अन्वेषण पर आधारित होता है। तो आत्मनिरीक्षण इम्पॉर्टेंट है और आत्म अन्वेषण इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आत्मनिरीक्षण और आत्म अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज या रिसर्च। तो इसमें सेवार्थी जो होता है, यानी जो ग्राहक होता है, वो भावनात्मक रूप से खुद से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। लक्ष्य यह है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में बेहतर तरीके से सीख लेता है तो वह दूसरों पर अधिक आसानी से भरोसा कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्षा तंत्र की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो भावनात्मक जो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, ये इसकी एक भूमिका हमें देखने को मिलती है थेरेपी में। तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ह्यूमनिस्ट, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है एक पॉजिटिव साइकोलॉजी। आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में, सकारात्मक मनोविज्ञान, थिंकिंग पॉजिटिव यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का चिकित्सा है जो कमज़ोरियों पर काबू पाने के बजाय ताकत बनाने पर केंद्रित होता है ये। तो कमज़ोरियों पर काबू पाना उसके बजाय ताकत बनाने पर केंद्रित होता है, उसको हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। आप कह सकते हो हिंदी में सकारात्मक मनोविज्ञान बोल सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति खुद को अपनी ऐसी स्थिति में पाता है जहां उन्हें लगता है कि उनके अवसाद यानी डिप्रेशन, तनाव बगैर कि गंभीर के कारण बदलाव या सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यह लोगों को या पहचानने में मदद करता है कि उन्हें क्या खुशी मिलती है, ताकि भले ही चीज़ों अभी मुश्किल ही हो, लेकिन पहले अपने भीतर बदलाव करने के बाद कुछ अच्छा होगा या दृष्टिकोण या देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत मिलती है। तो आप देख सकते हैं हैप्पी यहाँ पे आ रहा है, मोटिवेट आ रहा है ना, फिर इंकरेज्ड आ रहा है, फिर स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो होते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो हमारे सामने आता है पारिवारिक चिकित्सा। पारिवारिक चिकित्सा में अगर किसी की भूमिका है तो जस्टिस ड्राफ्ट की भूमिका आती है पारिवारिक चिकित्सा में, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ऐसी चिकित्सा है जब किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे परिवार को गतिशील रूप से प्रभावित करता है। तो यह सभी को समझने में मदद करता है कि एक इकाई के रूप में, ठीक है, एक साथ कैसे काम करेगी, ताकि संघर्ष का जो भय है, क्रोध, उसके बगैर से एक दूसरे को दूर धकेलने के बजाय स्वस्थ तरीके से हल किया जा सके, ठीक है। तो यह दृष्टिकोण यह देखता है कि प्रत्येक व्यक्ति घर के भीतर कठिनाइयों में कितना योगदान देता है, जिसमें ना केवल व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा है बल्कि अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं जो किसी और की देखभाल करने से संबंधित तनाव से निपट रहे हैं, या पूरे समूह के भीतर संचार कौशल और समझ का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो एक दूसरे के बीच लगातार तनाव और गलतफहमियों के कारण धीरे धीरे टूटने के बजाय इसमें शामिल है। सभी सदस्यों के बीच में बंधन को मजबूत करने में जो पारिवारिक चिकित्सा होती है उसको प्रोवाइड की जाती है या उसी को दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पारिवारिक चिकित्सा भी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मनोगत्यात्मक चिकित्सा,
अभी मैंने कल आप लोगों से मनोगत्यात्मक चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसमें अगर किसी की भूमिका है तो अचेतन से संबोधित करने में मदद करती है ये। तो ये चिकित्सा कैसी है आप ध्यान रखिएगा। जो साइको डायनेमिक थेरेपी है, इस प्रकार की चिकित्सा अचेतन को संबोधित करने में मदद करती है, ठीक है। और यह व्यक्तियों की यादों या सपनों आदि की खोज के माध्यम से उनकी समस्याओं को परिभाषित करने में भी मदद करती है। चीज़ें अभी संबंधित हैं क्योंकि मनुष्य जीवन भर अपनी भावनात्मक प्रक्रियाओं विश्वासों पर टिके हैं, जो हमेशा संचार की कमी और दूसरों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें सामने लाने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो होती है समस्याएं, वो साइको डायनेमिक थेरेपी के माध्यम से होता है। एक ग्रुप डायनेमिक होता है जो कर्ट लेविन का है। बातें यही हैं बट उसमें ग्रुप के माध्यम से होगा। और इसमें अगर हम बात करें सिगमंड फ्रायड का, तो साइको डायनेमिक के अंतर्गत आता है। तो एक बार सब कुछ जो है संसाधित हो जाने के बाद लोग उन्हें चीज़ों से राहत महसूस कर सकते हैं, लंबे समय तक अपने आप में अनसुलझे भी रह सकते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरीके का रहेगा उसे जो है साइको डायनेमिक थेरेपी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें ये होता है, भावनात्मक जो चीज़ें होती हैं, जो विचार होते हैं, उसको संबोधित करता है, ठीक है, या उसको संसाधित करता है। भावना पे आधारित थेरेपी एक होती है ना। भावना पे आधारित थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। इमोशनल बेस्ड थेरेपी होती है ये। भावना आधारित जो थेरेपी होती है वो व्यक्तियों को उनकी भावनाओं से समझने में, उनकी भावनाओं को, व्यक्तियों को, जो सेवार्थी होगा वो मदद करता है, या लोगों को या पहचानने में मदद करता है कि उन्हें क्या खुशी, मतलब कहाँ से खुशी मिल रही है या क्या खुशी मिल रही है, या इसलिए कि भले ही अभी चीज़ें कठिन हो, आगे कुछ अच्छा होगा। तो यह तब होता है जब वे पहले अपने भीतर परिवर्तन कर लेते हैं। तो यह दृष्टिकोण यह भी देखता है कि कैसे टालने के बजाय सार्थक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके अधिक उत्पादक होने की ओर अग्रसर किया जा सकता है, जो केवल आगे की समस्या के आगे को बढ़ाता है, क्योंकि हम जीवन हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, है ना, जब तक कि आगे बढ़ने में पहले अभी घाव ठीक नहीं हो जाते। अगला पड़ाव क्या है, इसका मुकाबला। इसमें भी बेसिकली भावनाओं से ही रिलेट करता है ये, है ना। और मैं आपसे अगर बताऊं तो भावनाओं को समझने में जो मदद करती है वो बेसिकली जो थेरेपी है वो इमोशनल बेस्ड थेरेपी है, वो इमोशनल बेस्ड थेरेपी है, ठीक है। तो यूजिंग इमोशनल को समझना हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो है रिसीविंग की बात करें इमोशनल को समझने में, ठीक है। और जो मैनेजिंग इमोशनल को समझने में, अंडरस्टैंडिंग इमोशनल को समझने में, कहीं ना कहीं इमोशनल बेस्ड थेरेपी को भूमिका होती है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा हैं, अभी आपने कुछ चिकित्सा के बारे में देखा है, उन चिकित्साओं से या उन थेरेपी से लाभ क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, मनोचिकित्सक जो होता है लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकती है, ये एक लाभ मिलेगा। उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस करा सकती है। द्वंद्वात्मक व्यवहार जो चिकित्सा, जिसको आप लोगों ने डीबीटी बोल रहे थे, उन व्यक्तियों के लिए अच्छी तरह से काम भी करती है जो आत्म हानिकारक व्यवहारों से जूझ रहे होते हैं, जैसे काटने या आत्महत्या का विचार हो गया, है ना। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी रोगियों को उनको नकारात्मक भावनाओं को पहचान करने में मदद कर सकती है कि नहीं। और फिर उसके बाद ये व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को हल करने में भी मदद कर सकती है और उन्हें अपने बारे में बेहतर महसूस भी करा सकती है। इसीलिए ये इनका लाभ होता है इन थेरेपी का, है ना। और डीबीटी जो होता है उन व्यक्तियों के लिए अच्छा काम करता है जो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और व्यवहार से जो है जैसे असामाजिक व्यवहार जो होते हैं उससे जूझ रहे होते हैं, है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा डीबीटी मदद करती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है रोगियों को उनकी नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं उनकी पहचान करेगा और उनकी पहचान करके उनकी समस्या का निदान करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं से ही समझने का प्रयास कर रहा है ये, ऐसा नहीं कि भावनाओं को नहीं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर जो होती है बेसिकली भावनाओं से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो इसके जो निष्कर्ष हैं, थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कई प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इसे आपको यह ढूंढना चाहिए कि आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में कई अलग अलग प्रकार की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक या अधिक खोजना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थेरेपी के बारे में है, जहाँ पे चिंता, अवसाद, OCD, आघात इत्यादि जैसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इन थेरेपी का जो है प्रयोग किया जाता है।
अभी मैंने कल एक बार आप लोगों को बताया भी था कि एक एनिमल ऐसी जो है असिस्टेड थेरेपी होती है जिसको पशु सहायक चिकित्सा कहा जाता है ना। तो पशु सहायक चिकित्सा एक प्रकार का पशु मानव संपर्क है जिसमें एक जानवर दिव्यांग लोगों और पुरानी बीमारी या अन्य विशेष ज़रूरतों वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और घर या सुविधा में आता है। ये पशु सहायता चिकित्सा तनाव को कम करता है, समाजीकरण को बढ़ावा देता है, यहाँ तक कि ये ज़रूरतमंद रोगियों के लिए मानसिक उत्तेजना को प्रदान भी करने में मदद करता है। हम यह भयानक अभ्यास के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पशु या पालतू या आप ये कह लीजिए कि एनिमल, ठीक है, चिकित्सा होती है, ये औपचारिक शोध की शुरुआत जो इसकी हुई थी सन 1960 के दशक में हुआ था। इसके जो मनोवैज्ञानिक थे डॉक्टर बोरिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बोरिस लेविंसन थे, जिन्होंने मानसिक रूप से बिगड़ा युवा रोगियों पर अपने कुत्तों का सकारात्मक प्रभाव पाता है या उन्होंने खोज किया या पाया। तो ध्यान रखिएगा, अगर औपचारिक रूप से अगर प्रश्न पूछेगा कि शोध किसने किया था, इसकी शुरुआत, ठीक है, एनिमल असिस्टेंट थेरेपी के बारे में, तो आप बताइएगा इन्हीं का नाम, बोरिस लेविंसन का नाम, वर्ष बताइएगा 1960 में, ठीक है। तो ये बेसिकली मानसिक स्थितियाँ जो खराब होती उन स्थितियों में बेसिकली ये थेरेपी दी जाती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, AAT, जिसको एनिमल असिस्टेड थेरेपी कह रहे हो आप। तो पशु सहायक चिकित्सा का लक्ष्य जो है लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये विशेष रूप से बीमारी या अक्षमता से प्रभावित लोगों के लिए है। जैसे अक्षमता मतलब होता है जो व्यक्ति डिसेबल हो, है ना। यह तब होता है जब जानवर अस्पताल या नर्सिंग होम या स्कूल या अन्य संस्थागत सेटिंग में लोगों से मिलने जाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य इसका जो है उन लोगों को समाजीकरण करता है और स्नेह प्रदान करता है जो अन्यथा उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता है, जिससे वो दूर है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली ये उपचार किया जाता है। और ये उपचारात्मक जानवर जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली, खरगोश, घोड़े, पक्षी या अन्य प्रकार के पालतू जानवर हो सकते हैं। तो पशु, कुत्ते और बिल्लियों जैसे प्राकृतिक चिकित्सा होती है, पशु होता है, वो बेसिकली यहाँ पे एनिमल असिस्टेड थेरेपी के में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्वास्थ्य देखभाल हो गया, सामाजिक सेवाएं और शैक्षिक सेटिंग में प्रदान की जाने वाली एक आम सेवा है ये। चिकित्सा से इस रूप में चिकित्सा विकास या जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में और मनुष्यों और जानवरों के बीच में बातचीत शामिल भी करता है ये, ठीक है। AAT इसको इन शॉर्ट में कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा AAT किस लिए है। AAT जो होती है वो बेसिकली मनुष्यों को सामाजिक रूप से मजबूत करती है, शारीरिक विकास में भी मदद करती है, संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करती है, ठीक है। उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बोला है ये AAT इसी से रिलेट करता है। और 1960 आप लोग इसको नाम याद रखिएगा, 1960। AAT के पीछे का जो सिद्धांत है वो रीजंस थोड़ा सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि पेपर में मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, बट इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, जीवित प्राणियों के साथ शारीरिक संपर्क जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करने में होता है, ठीक है। AAT की जो भूमिका है, कल्याण की भावना को यह बढ़ावा देता है AAT, ठीक है। और इस शांत प्रभाव के लिए जो है मानव पशु बंधन संभवतः जो होता है जिम्मेदार होता है। 2009 में बौद्धिक दिव्यांग, मतलब आप ये कह लीजिए कि जो MR हम जिसको बोलते थे, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में कहते थे मंदबुद्धि, व्यक्ति के साथ किए जाने का एक अध्ययन में पाया गया कि जानवरों के संपर्क के परिणाम स्वरूप ऑक्सीटोसिन में वृद्धि हुई, जो विश्वास पर बंधन की भावना की भूमिका निभाता था। तो ये एक खोज में पाया गया है। फिर पशु चिकित्सा एक आया फिर 1897 में, जब मैरी शेरवुड ने जानवरों के लिए एक अस्पताल बनाया था। मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा जाता है। सन 1966 में यानी 1966 में डॉक्टर बोरिस लेविंसन ने, और इन्होंने ही 60 में खोज किया था, ठीक है, न्यू जर्सी के कैमेडन अटलांटिक अस्पताल में पहला आधुनिक पशु सहायता चिकित्सा कार्यक्रम स्थापित किया था। और सन 1975 में अमेरिका में और कनाडा में 500 अधिक कार्यक्रम भी किए गए थे जो बेस्ड थे AAT पर, है ना, पशु सहायक चिकित्सा पर बेस्ड थे।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे। पशु सहायक चिकित्सा का एक हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन के रूप में परिभाषित किया गया कि जो किसी जानवर के संपर्क के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ावा देगा, ठीक है। पुरानी बीमारी और तनाव से निपटने वाले लोगों के लिए मानव पशु बंधन को आराम को संभावित को स्रोत माना जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग, ठीक है, यहाँ पे 2009 में इसकी भूमिका देखने को मिली थी। इसका लाभ क्या क्या हो सकता है ना, तो आप देख सकते हैं पशु सहायता चिकित्सा के लाभ क्या क्या हैं। एक तो भावनात्मक संकट को कम करेगा, दूसरा जो मूड स्ट्रेस होगा उसमें सुधार करेगा, लंबे समय से जो बीमार या तनावग्रस्त लोग होंगे उनको आराम देगा, उन लोगों के लिए समाजीकरण प्रदान करेगा जिससे मैंने शुरुआत में बता दिया था, है ना। फिर बच्चों को शिक्षण की जिम्मेदारी के बारे में बात करेगा, बेहतर संचार कौशल प्रदान करेगा, चिंता और अवसाद या तनाव को कम करेगा, बढ़ा हुआ जो सहचर्य है, जो समाजीकरण है उसको बढ़ावा देगा, अकेलेपन को कम करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्वलीनता को कम करेगा, आत्मसम्मान और शरीर की छवि में वृद्धि करेगा, भावनाओं को व्यक्ति में सुगम बनाएगा, है ना। एक यहाँ पर देख रहे हैं PTSD, ये मेडिकल सोशल वर्क में फुल फॉर्म पूछा जाता है। किसी को मालूम है बताएं जरा एक बार। PTSD का फुल फॉर्म पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर है ना। और स्ट्रेस हाँ पोस्ट लिखिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक, ठीक है, TRAUMATIC, ठीक है, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, याद रखिएगा। PTSD का ये पूरा नाम है। ये पेपर में आ चुका है, मेडिकल सोशल वर्क के पेपर में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, बताइए एक बार। चलो हाँ, तो ये अगर हम बात करें तो अवसाद हो गया या मानसिक बीमारियों के लक्षणों में कमी दिखाता है, कार्यों को पूरा करने या उदासीनता को कम करने को प्रेरणा भी देता है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ व्यक्ति है तो अगर उसका तो आत्म देखभाल में उसकी मदद करता है, युगल चिकित्सा में भी ये पारस्परिक संबंधों में सुधार करेगा, सकारात्मक बातचीत की संख्या में वृद्धि करेगा, भय और चिंता को कम करेगा। ASD वाले जो बच्चे होते हैं, ASD का मतलब आपने पढ़ाया होगा मैंने ASD के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ना। और ऐसे बच्चों को सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तो ये जो बच्चे होते हैं वो ID का एक रूप होते हैं, है ना। मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया, ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखा हुआ था, बौद्धिक है ना, विकलांग या बौद्धिक अक्षमता, इसी को MR भी कहा जाता था पहले, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता और आत्मनियंत्रण में वृद्धि, शारीरिक दर्द में कमी, ठीक है, घटे हुए व्यवहार संबंधी समस्याओं और अभिनय व्यवहार जैसे आक्रामकता वाला जो व्यवहार है उसको कम करना, ध्यान को बढ़ावा देना, ठीक है, बोरियत को कम करना, शैक्षिक के दौरान जो है बेहतर स्मृति की धारण करना, ये सारी चीज़ें होती है जो इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। ASD वाले लोगों के लिए जो होता है एनिमल असिस्टेंट थेरेपी, ये कुछ फ़ायदे होते हैं और उन बच्चों के साथ सफल साबित होता है। कारण ये है कि ये बच्चे जो होते हैं ASD वाले, ये अकेले में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो होता है सामाजिक अभाव पाया जाता है, सामाजिकता का अभाव पाया जाता है, इसलिए इनके लिए बहुत ही सहायक होता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जानवरों से या पालतू जानवरों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा कह रहा है ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, भाई अभी वो आए भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कैसे करें आप लोग, जब भी आप कभी ऐसी थेरेपी दे रहे हैं तो कैसे आप लोग ऐसी थेरेपी को प्रोवाइड करें, इसकी शुरुआत कैसे करें ASD का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थेरेपी के साथ आरंभ करने का सर्वोत्तम तरीका में से एक ऑनलाइन कुछ शोध करना है। जैसे जानकारी के लिए कुछ सम्मानित स्रोत होते हैं जो आपको AAT के बारे में और यह जानने में मदद कर सकता है कि यह प्रत्येक प्रियजन की मदद कैसे कर सकता है, ठीक है।
तो एक बार जब आपको एईटी क्या है, कैसे काम करता है, उसकी बेहतर समझ हो जाने पर अगला कदम एक क्या हो सकता है ना। तो सभी पशु सहायता चिकित्सा कार्यक्रम समान नहीं होते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि आपको शोध करना पड़ेगा उसकी समस्याएं क्या है। तो विशिष्ट आवश्यकताएं जो होंगी 10 समस्याएं मिलेंगी। 10 समस्याओं में से जो सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि ये नीड है, तो उसी पर आप लोग इस पर जो है काम करेंगे। तो प्रदाता के साथ एक अच्छा तालमेल स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण है कि पशु और चिकित्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो, दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो, है ना। तो साथ ही चिकित्सक से उनके अनुभव और उनके प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में प्रश्न पूछना सुनिश्चित करें। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसकी शुरुआत करने का एक ही तरीका है, आप उस सेवार्थी का अध्ययन करें जैसे आप केस वर्क में करते थे। अब जैसे आपको उसमें समस्या मिली, समस्या का जब पार्ट आपके सामने आया, उस समस्याओं में आपको 10 समस्याएं मिलेगी उस सेवार्थी की, उसमें से जो उस सेवार्थी की नीड होगी उसी के आधार पे आप उसका समाधान करें। ठीक है, उसका समाधान आप करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं कि घर में पशु को चिकित्सक के रूप में उपयोग करने के टिप्स क्या क्या हैं। आप बता सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, है ना। तो जैसे अपने घर में पशु को चिकित्सक के रूप में उपयोग करने के टिप्स क्या हो सकते हैं। जब घर शांत हो तो किसी जानवर को चिकित्सा सत्र का मतलब होता है सेशन में, सत्र का मतलब सेशन के लिए अपने घर में आमंत्रित करें। ठीक है। और जानवरों को जब वे तनाव में हो, मतलब जब वे तनाव हो, तो जानवरों को जब वे तनाव में हो तो भूख लगी हो तो चिकित्सा कार्य करने के लिए ना कहें। अगर जानवर नहीं चाहता है तो उसे काम करने के लिए मजबूर भी ना करें। उन्हें जो है अपना समय लेने दें और अपनी गति के से अन्वेषण करने दें। सकारात्मक दृढ़ीकरण सत्रों का संयम से उपयोग करें। ठीक है। और यदि जानवर तनावग्रस्त लगता है या आप उस तरह से जाने लगते हैं तो सत्र को वहीं पर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सत्र को वहीं पर बंद कर देना चाहिए। तत्काल परिणाम की अपेक्षा ना करें। ठीक है। और जानवरों के खतरे में ना डालें, चाहे वे कितनी भी मदद करना चाहें। लोगों को जानवर के साथ बातचीत करने में के लिए मजबूर भी ना करें, है कि नहीं। 18 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा होगा या सेवार्थी होगा, उसके लिए हमेशा सभी उचित सुरक्षा सुविधाओं का पालन करें। और 16 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को निगरानी में होना अवश्य है, मतलब किसी न किसी को निगरानी में आप अवश्य रखें वहाँ पे। पशुओं को सभी चिकित्सा उपचारों पर अद्यतन रखते हुए और उनको उचित आहार भी प्रदान करें, स्वस्थ रहे ताकि वो। जानवरों के हमेशा बेडरूम से बाहर रखें। यदि आप उन्हें एक बेडरूम में चिकित्सा में उपयोग कर रहे हैं तो हमेशा रात के दरवाजे बंद करना और सुनिश्चित करें कि ताकि वे बच ना पाए, मतलब बच ना सके। कहने का मतलब ये हुआ कि ताकि वो सही तरीके से थेरेपी उसको दी जा सके, है ना, सही तरीके से। तो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चा होगा, सेवार्थी होगा, उसे जानवरों के साथ अकेला नहीं आपको छोड़ना होगा। तो ये कुछ टिप्स थे, ठीक है, उसकी मदद से आप जो है उस थेरेपी को दे सकते हैं। एक आता है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी 1920 में शुरुआत की गई थी, जानते हैं आप लोग। 1920 में गेस्टाल्ट थेरेपी जो है यूज में लाई गई थी। किसके द्वारा दी गई थी मालूम है आप सभी को? गेस्टाल्ट थेरेपी किसके द्वारा दी गई थी, एक बार बताइए। इन्हीं के नाम पे होगी सर, गेस्टाल्ट थेरेपी जो सर थी वो बेसिकली गेस्टाल्ट के नाम पे नहीं थी, ये मैक्स वर्धमान का जो भूमिका थी इनकी अहम मानी गई थी। बट एक पल्स आए, एक लॉरा उनकी वाइफ आई, उन लोगों ने भी इस गेस्टाल्ट थेरेपी में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की भूमिका है तो मैक्स वर्धमान की भूमिका है इसमें। तो गेस्टाल्ट थेरेपी जो होता है एक मनोचिकित्सा एक विधि है, ये 20वीं शताब्दी में आई। ठीक है। तो आप 1920 भी कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई मैक्स वर्धमान और ओल्फ गैंग कोहलर और कर्ट गोल्डस्टीन। ठीक है। गोल्डस्टीन बेसिकली मेडिकल सोशल वर्क में बहुत फेमस है, ये इन्होंने ही दिया था। और
गेस्टाल्ट थेरेपी इस समझ पर आधारित है कि लोग अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से कहीं अधिक हैं और वे भावनात्मक और शारीरिक प्राणी भी है, और जिन्हें जागरूकता बढ़ाने वाली तकनीक के माध्यम से सभी स्तरों पर बदलाव लाने का प्रयास भी करने में मदद करता था यह गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी उनका मानना ये था एक प्रकार का कि लोग जो कहते हैं कि वे अपनी अनुभव कर रहे हैं और वह अपनी अतीत को देखने के तरीके से अधिक सटीक था। इसका मतलब यह था गेस्टाल्ट चिकित्सा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के अतीत और वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में अलगाव या अलग से नहीं देख सकते हैं। इसके बजाय गेस्टाल्ट चिकित्सा समय के संदर्भ में व्यक्ति के संपूर्ण इकाई के रूप में देखता था ये, तो सभी पक्षों पर बल देता था ये, तो व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है ये गेस्टाल्ट थेरेपी। और यहाँ पे विचार और भावनाओं के साथ जो है यहाँ और अब चिकित्सकीय संबंध शामिल किया गया, और चिकित्सक ग्राहक को चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद करने का प्रयास नहीं करता था। ठीक, यहाँ आप ये कह लीजिए कि जो अवसाद के लक्षण हैं उन लक्षणों को कम करने में मदद करने का प्रयास नहीं करता था गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट का जो मतलब है वो समग्र से लिया गया है, समग्र से लिया गया है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो समग्र से, जर्मन भाषा से लिया गया है, समग्र, है ना। लेकिन इसके बजाय यहाँ और अभी चिकित्सकीय संबंध के बारे में जागरूक होने पर ध्यान केंद्रित करता था, और सेवार्थी से पूछा जाता था कि क्या वे किसी विशेष मुद्दे पर काम करना चाहेंगे। इस तरीके की बात जो है गेस्टाल्ट थेरेपी में हमें देखने को मिलती थी। अब इसके पीछे के बारे में बात करें तो कुछ सिद्धांत है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत छोटा छोटा, लेकिन पीडीएफ आपको जब मिलेगी ना तो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कुछ सिद्धांत में इस गेस्टाल्ट थेरेपी के 6 ही सिद्धांत हैं, है ना, 6 सिद्धांत हैं। इसको आप सभी लोग जो है ध्यान में रखिएगा। सिद्धांतों से भी कभी कभी गेस्टाल्ट थेरेपी में पूछ लिया जाता है कि कुल कितने सिद्धांत हैं और इसमें कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी में अगर हम बात करें, एक आपका है यहाँ देखें तो चिकित्सकीय संबंध का यहाँ और अभी, मतलब इसका ये है कि द हेयर एंड नाउ ऑफ द थेरेपेटिक्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये आपसे कहता है कि गेस्टाल्ट थेरेपी के पिछले सामग्री पर काम करना शामिल है। इसका उद्देश्य है कि लोगों के अतीत के बारे में सोचना, तरीकों को बदलने की कोशिश करना नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बात ये कर रहा है कि अतीत के बारे में सोचने के बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन इसके बजाय अगर हम बात करें तो वर्तमान जीवन के संबंध में समझने का प्रयास करता है। किस पे बल देता है? ये वर्तमान की चीज़ों पर बल देता है। ठीक है, और साथ ही साथ गेस्टाल्ट चिकित्सा इस बात पर बल देता है कि जागरूकता के माध्यम से अंतर्दृष्टि, व्याख्या के माध्यम से अंतर्दृष्टि पर अधिक बल देता है। यानी आपको अगर हम बात करें जो चिकित्सकीय संबंध है यहाँ और अभी में, ये आपको बताता है 2 चीज़ें। एक तो इनसाइड एक्सप्लेन करता है, इनसाइड एक्सप्लेन, ठीक है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर भी बल देता है जो कोहलर ने दिया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वर्तमान की स्थिति को बताने की कोशिश करता है, वर्तमान के मुद्दों पर या वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनमें समाधान का ये काम करता है। बस ये 2 बातें हैं इसके सिद्धांत पर। एक है जागरूकता सर्व महत्वपूर्ण है, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अवेयरनेस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो सेवार्थी है उसकी तत्काल अनुभव की जागरूकता ऐतिहासिक व्याख्या पर, विशेषाधिकार पर प्राप्त है। तो आपसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जागरूकता पर बल देता है ये, है ना। ये एक प्रकार से क्लाइंट्स अवेयरनेस ऑफ इमीडिएटली एक्सपीरियंस इज, अगर हम बात करें तो ओवर हिस्टोरिकल, है ना। ओवर हिस्टोरिकल कहने का मतलब ये हुआ कि ऐतिहासिक व्याख्या पर विशेष करिए प्राप्त है, और इसे मामले पर सच्चाई के बजाय एक बौद्धिक निर्माण के रूप में देखा गया है, बौद्धिक निर्माण के रूप में। और कुछ गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट का कहना है कि वे अभी अनुभव कर रहे हैं और वह अपने अतीत को देखने के तरीक़ों से अधिक सटीक है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये सच्चाई के बजाय बौद्धिक निर्माण पर बल देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बौद्धिक निर्माण पर बल देता है।
पहली बात। दूसरी बात, जागरूकता पर बल देता है ये गेस्टाल्ट थेरेपी, ये सिद्धांत है इसके। और तीसरा है वर्तमान क्षण कुंजी है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप कह सकते हो द प्रेजेंट मोमेंट इज द की, है ना। ये वर्तमान क्षण की जो कुंजी है, वर्तमान में क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूकता, स्वतंत्र और पसंद की अधिकतम करते हैं। इसलिए गेस्टाल्ट थेरेपी का जो उद्देश्य बना कि सेवार्थी को जो है मौखिक चर्चा और गैर मौखिक तकनीकी जैसे कि इस कुर्सी अभ्यास के माध्यम से अपने तत्काल अनुभव के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है, ठीक है। और मौन और सामान्य तरीकों पर ध्यान देकर, ठीक है, बावजूद रहने पर भी काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये मौखिक चर्चा करेगा सेवार्थी के साथ और गैर मौखिक चर्चा भी करेगा। वहाँ पर सेवार्थी का जो अनुभव है उसके बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करता है। ये आपका ये तीसरा था सिद्धांत, द प्रिंसिपल मोमेंट इज द की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पर, लोगों को समग्र संस्था माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये बेसिकली होल पार्ट पर बात करता है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि लोगों को तथ्यों की प्रणालियों के बजाय समग्र संस्था मानी जाती है ना। गेस्टाल्ट को समग्रता पे बात करता है। ये कई बार प्रश्न आया है गेस्टाल्ट का अर्थ वगैरह को लेकर ना, तो आप ध्यान रखिएगा, समग्र जरूर शब्द ढूंढिएगा। अगर गेस्टाल्ट है, समग्र देखेंगे या होल पार्ट देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना, और वही ऑप्शन सही रहेगा। संपूर्ण इसके भागों में योग से अधिक है क्योंकि प्रत्येक भाग का अधिक मूल्य होता है और वह अन्य सभी, अगर हम बात करें, और वह अन्य सभी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अन्य सभी, कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे कौन सा नंबर का था, चौथे नंबर का ना, संपूर्ण पर भाग देता है। हाँ, अन्य सभी पहलुओं से होता है कि वे कौन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें, गेस्टाल्ट चिकित्सक कहीं भी किसी भी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में अलगाव नहीं करेगा, बजाय आंतरिक और व्यवस्थित तथ्यों को संग्रहित करता है। व्यवस्थित तथ्यों को संग्रहित के बजाय व्यक्ति के समय के संदर्भ पे इकाई के रूप में देखता है। तो टोटली अगर हम बात करें, एक सेवार्थी का होल पार्ट पर बात करता है, सभी पक्षों पर बात करता है ना, सेवार्थी की। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ऐसे में ना समझें कि अगर होल पार्ट की बात कर रहा है तो सेवार्थी की अतीत के बारे में पूरी जानकारी लेगा, वर्तमान के बारे में, भविष्य के संदर्भ। तो यहाँ पे बोला है कि संदर्भों से अलगाव से नहीं, इसके अलगाव से नहीं, ठीक है। तो इसके बजाय जो है व्यवस्थित तथ्यों से, समग्र से लिया गया, मतलब उसका जितने भी पार्ट हैं सेवार्थी के, उन सभी पार्टों के बारे में बात करता है। चिकित्सक भी समग्र है, चिकित्सक समग्र यहाँ पर है। अगर हम बात करें, जो थेरेपिस्ट है वो भी आपका जो है होलिस्टिक है, मतलब समग्र है। इसका मतलब है कि चिकित्सक जानते हैं कि उनका भी इतिहास में इतिहास जो है जो प्रभावित है कि वे अपने सेवार्थी को कैसे देखते हैं। इसलिए गेस्टाल्ट चिकित्सा जो होती है, इसलिए गेस्टाल्ट चिकित्सा अपने सेवार्थी को बेहतर ढंग से समझना और उसके बारे में स्वयं के विचार करना, है ना, भावनाओं से अवगत होने का प्रयास करना और संभावित अतीत और भविष्य के अनुभव के बजाय क्लाइंट के अभी के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आप ये कह लीजिए कि सेवार्थी के स्वयं के विचारों पर ये बेसिकली फोकस करता है ना, उस पर ये बेसिकली फोकस करता है। और एक लास्ट है स्वयं जिम्मेदारी पर बल देना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो चिकित्सक होता है सेवार्थी के जीवन में माता पिता की भूमिका नहीं निभाता। चिकित्सक जो है सेवार्थी के जीवन में माता पिता की भूमिका नहीं निभाता है, बल्कि वो ग्राहक और अपने स्वयं के विकास और परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। और गेस्टाल्ट चिकित्सक क्लाइंट यानी ग्राहक की आत्म जिम्मेदारी को बढ़ावा देखेगा, उसके बढ़ावा को रखेगा और साथ ही साथ यह पहचान रखेगा कि क्लाइंट के समय वर्तमान संदर्भ का हिस्सा क्या है। तो ये 6 ऐसे पॉइंट्स थे जो सिद्धांत थे गेस्टाल्ट चिकित्सा का। ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ही था, है ना। वहीं अगर आगे हम बात करें तो हमारे सामने आएगी गेस्टाल्ट चिकित्सा काम कैसे करती है।
आप देख सकते हैं कि ये जो गेस्टाल्ट थेरेपी होता है मनोविज्ञान और अस्तित्वगत दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के अनुभव पर महत्व पर बल देता है। बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुख्य ध्यान अगर बात करें तो आंतरिक हो गया, बाह्य हो गया, उनके अनुभव को समझने का प्रयास करेगा। लक्ष्य यह है कि अपने अतीत और वर्तमान और भविष्य के बेहतर समझ प्राप्त करने का रिलेट करता है। यहाँ जो अभिघात जन्य तनाव विकार है जिसको हमने अभी बताया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और गेस्टाल्ट थेरेपी और पुरानी बीमारी, व्यक्तित्व विकार, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, अपमानजनक इतिहास, कम आत्मसम्मान, आत्मचर्चा, रिश्ते के मुद्दों इत्यादि चीज़ों पर ये जो है मदद करने में शामिल है गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, लाभ क्या क्या हो सकता है ना। मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसका मतलब ये है कि विशेष विकार या निदान पे विशेषज्ञ नहीं है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति के रूप में कौन है ना, आपके अपने दूसरों के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ों पर बल देता है ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। प्रकृति पर इसमें जो चिकित्सक अपनी ताकत बढ़ावा देता है, फिर जीने के लायक है या मदद करने में काम करता है, आत्म जागरूकता, जिज्ञासा, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायित्व और स्वीकृति को मोटिवेट करता है। फिर रिश्तों को यहाँ पर बल देता है, रिश्तों पर, ठीक है, किसी भी उम्र के लोग या मुद्दों पर काम कर सकता है ये, है ना। और इसका जो सेशन होगा वो आप देख सकते हैं 45 से 60 मिनट हो सकता है ना। और यह जो है उपचार के अन्य तरीकों पर मनोविश्लेषण गेस्टाल्ट थेरेपी जो चुना जाता है वो अतीत की तुलना में वर्तमान पर अधिक बल देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सेवार्थी और चिकित्सक के बीच में एक सहयोगी प्रक्रिया होती है, ठीक है, जहाँ समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। स्वयं सहायता समूह लोगों के लिए उपलब्ध कराने में और व्यक्तिगत चिकित्सा नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये दृष्टिकोण में सीखना ये चाहते हैं कि व्यक्तिगत गेस्टाल्ट चिकित्सा की तुलना में गेस्टाल्ट थेरेपी के सिद्धांतों को बहुत बारीकी से पालन करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसका लाभ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लाभ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना 1920 में, देखिए 1920 के दशक में मैक्स वर्धिमर की भूमिका रही है, ठीक है, गेस्टाल्ट थेरेपी में। लेकिन अगर आपसे बात की अगर मैक्स वर्धिमन तो बेसिकली नहीं आते, पल्स का नाम आता है, पीपल्स का नाम आता है और लॉरा का नाम आता है। ठीक है, इन दोनों लोगों का नाम आता है गेस्टाल्ट थेरेपी में। ठीक है, तो यही आपका सही है। अगर वो नहीं रहेंगे तो मैक्स वर्धिमर रहेंगे 1920 में। और बेसिकली 1920 के साथ ये पल्स का नाम नहीं आता, 1920 के साथ मैक्स वर्धिमर का नाम ही आता है। ठीक है, चलिए कल हम लोग बात करेंगे युगल थेरेपी के बारे में। युगल थेरेपी बोलते हैं जिसको हम लोग मैरिज थेरेपी के बारे में, है ना। तो ये इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। 1980 के दशक में जॉन गॉटमैन के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कल कुछ और थेरेपी रह गई हैं और वो भी कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी 8 बजे से आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है, ज्वाइन करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। इसकी वीडियो का लिंक मैं अभी आपको प्रोवाइड कराता हूँ, PDF आपको अभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने केवल लिया है, आप केवल ये ध्यान रखिए थेरेपी किसने दिया है, कब आई है, एक एक लाइन में उसकी परिभाषा याद रखिए, बस इतना काफ़ी है आप सबके लिए। इतना डीप में नहीं जाएगा, मैंने बहुत डीप में लेके आपको लेके चल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सब।